बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम लेसन नंबर 4 कायदे आज़म की एक्सरसाइज, ये ग्लोसरी आज हम देखेंगे। ग्लोसरी को फ्रेंड भी बोलते हैं, लुगत भी बोलते हैं। तो इसके मीनिंग देखिए। प्रोपोनेंट मीन हामी, हमायत करने वाला। अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया और कोर्स ऑफ एन एक्शन। ठीक है, एक शख्स जो कि किसी ख्याल या किसी काम को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, जो उसकी मदद कर रहा हो, ठीक है, हामी हो, उसकी हमायत करने वाला हो। तो नेक्स्ट देखें, कन्फ्लिक्टिंग इन डिसएग्रीमेंट। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है इख्तलाफी, मुतनाज़े, ठीक है, डिसएग्रीमेंट। इलेक्टोरेट, all the people who are allowed to vote in an election. all the people, सब लोग, who are allowed, जिनको इजाज़त होती है to vote in an election, जो कि वो इलेक्शन में वोट कर सकें, यानी अपना वोट डाल सकें। ठीक है, यानी वो लोग जिनको इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त होती है। इलेक्टोरेट यानी जिनको इजाज़त होती है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैक्ट एंड एग्रीमेंट, मुआहदा, ट्रीटी, मुआहदा, ठीक है, यानी इसके सिनोनिम है। एस्पिरेशंस, ख्वाहिशात। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लॉन्गिंग, यानी लॉन्गिंग और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दोनों ख्वाहिशात के उसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंटिमेंट, इमोशन, फीलिंग, जज्बात। सेंटिमेंट, जज्बात। embark on, to start to do something new or difficult. embark on, आगाज़ करना, शुरू करना। to start to do something, कोई चीज़ नई, कोई नई चीज़ या मुश्किल कोई चीज़ करना, शुरू करना। ठीक है, यानी कोई नया काम या मुश्किल काम करना, शुरू करना। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हल्के को बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कोई कानून बनाने वाला इदारा। ठीक है, लेजिस्लेचर, इसको पार्लियामेंट के साथ भी कर सकते हैं, यानी जितने भी कवानीन बनाने वाले इदारे हैं वो सब के साथ आएगा। ठीक है, यानी छोटे यानी स्मॉल लेवल से लेकर बिग लेवल तक सारे आ सकते हैं इसमें। ब्रूटली, क्रूरली, जालमाना, वैश्याना। अनरिफ्लेक्टिव, थॉटलेस, यानी नींद में, बगैर सोचे समझे, नींद में, ख्वाब गफलत में, गाफिल। ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ग्रेट, शानदार, हैबतनाक, शानदार। इम्पैक्ट, पावरफुल इफेक्ट, असर। नेजेंस, रिवाइवल, अहया, हयात नौ, इशात सानिया, इन सारे मीनिंग में आ जाएगा। रिवाइवल, किसी चीज़ की बहाली, अहया। ठीक है, होस्टाइल, अग्रेसिव और अनफ्रेंडली, होस्टाइल। ठीक है, नेविटेबल, अनेबल टू बी वाइटेड, यानी किसी से बचने परहेज़ करने के नाकाबिल। ठीक है, इसका मतलब होता है नागुज़ीर, अटल। ठीक है, अच्छा, ये हमारी ग्लोसरी है। अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, ग्लोसरी इन शॉर्ट फॉर्म। वर्ड्स मीनिंग देखें। प्रोपोनेंट, सपोर्टर, ठीक है, हामी, हमायत करने वाला, सपोर्टर, प्रोपोनेंट, सपोर्टर। कन्फ्लिक्टिंग, मुतनाज़े, इन डिसएग्रीमेंट, ठीक है, वो पहले शॉर्ट है, इन डिसएग्रीमेंट। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मैंने आपको बताया था कि कोई भी जिनको इजाज़त होती है वोट कास्ट करने की, यानी रजिस्टर्ड वोटर्स, इन जो रजिस्टर्ड होंगे सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इलेक्टोरेट, रजिस्टर्ड वोटर्स। पैक्ट एंड एग्रीमेंट, मुआहदा।
एस्पिरेशंस, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ख्वाहिशात, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। सेंटिमेंट्स, जज्बात, इमोशंस। इम्बार्क ऑन, आगाज़ करना। टू स्टार्ट टू डू समथिंग, कोई भी काम शुरू करना, ठीक है। लेजिस्लेचर, टू लॉ मेकिंग अवॉइड बॉडी, ठीक है। लेजिस्लेचर हल्के, अ लॉ मेकिंग बॉडी यानी कोई भी कानून बनाने का इदारा। वो कोई भी हो सकता है, स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है और बिग स्केल पे भी हो सकता है, ठीक है। ब्रूटली, क्रूअली, जालमाना। अनरिफ्लेक्टिव, थॉटलेस, ख्वाब गफलत। थॉटलेस यानी बगैर किसी सोच के, बगैर किसी ख्याल के, ख्वाब गफलत, गाफिल होना, नींद में, सोने की हालत में। ट्रीमेंडस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ग्रेट, शानदार, हैबतनाक, ठीक है। इम्पैक्ट, पावरफुल इफ़ेक्ट, असर। रिनेसेंस, रिवाइवल, हयात नौ, निशात सानिया, अहया, या कह सकते हैं बहाली, ठीक है, दोबारा से उसी पहले वाली हालत में आना। जैसे अगर इस्लामिक रिनेसेंस की बात करेंगे तो जो इस्लामी जो पहले उसका यानी इस्लामी बहुत अच्छा वो उनका दौर हुकूमत रहा है, तो वो वही जो पोजीशन है उसी में वापस आना, ठीक है। होस्टाइल, मुखालिफ, अनफ्रेंडली, एग्रेसिव भी बोल सकते हैं इसको, मुखालिफ। नेविटेबल, अनएवॉइडेबल, नागुज़ीर, अटल, अनएवॉइडेबल, ठीक है। अनएवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके, ये यानी लाजमी होगा तो उसको अनएवॉइडेबल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है जी। ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सरसाइज में है, पार्ट ए। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इज रिलेटेड टू ओरल कम्युनिकेशन एज स्पीकिंग स्किल्स। प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो थ्रू द रोल प्ले, ठीक है। रोल प्ले के ज़रिए डायलॉग की प्रैक्टिस करेंगे। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट समर वेकेशंस। समर वेकेशंस यानी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में दोस्तों के दरमियान बातचीत। तारिक, हाय शौकत, हाउ आर यू। हाय शौकत, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। शौकत, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। तारिक, आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छा हूँ। सो हाउ वाज योर समर वेकेशन, आपकी छुट्टियाँ कैसी हैं, यानी आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजरी। शौकत, इट वाज लवली, ये बहुत अच्छी थी। आई इंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट, मैंने खुद बहुत इंजॉय किया, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ, मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। तारिक, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। शौकत, I visited my native village to meet my extended family there. I visited my native village. मैं अपने आबाई गाँव गया था। To meet my extended family there. मैं अपने वहाँ रिश्तेदारों से मिलने, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने अपने आबाई गाँव गया था। My parents were with me. मेरे वालिदैन मेरे साथ थे। It was huge fun. ये बहुत मज़े का था, यानी बहुत मज़ा आया। तारिक, That's great. ये बहुत अच्छा है। What type of fun activities did you participate in? यानी किस किस्म की सरगर्मियाँ थीं, यानी कि आपने वहाँ पे जिन सरगर्मियों में हिस्सा लिया वो क्या थी, किस किस्म की थी। शौकत, There were lots of fun activities. वहाँ पे बहुत मज़ा करने के लिए बहुत सी सरगर्मियाँ थीं। I liked swimming. मैं तैराकी पसंद करता था। In the pond, तालाब में। The most, ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर तालाब में तैराकी करना पसंद करता था। माई कज़न्स टॉट मी टू राइड, मेरे कज़न्स ने, मेरे चचाजाद भाइयों ने मुझे सवारी करना सिखाया। एंड टू क्लाइंब ट्रीज़, और दरख्तों पर चढ़ना, यानी मेरे कज़नों ने, ये मेरे चचाजाद बहन भाइयों ने मुझे
सवारी करना और दरख्तों पर चढ़ना सिखाया। नाउ आई कैन क्लाइम एनी ट्री, अब मैं किसी भी दरख्त पर चढ़ सकता हूँ। तारिक, दैट्स कूल, ये बहुत अच्छा है। व्हाट हैव यू एंजॉयड द मोस्ट, आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंजॉय की या किस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हुए। शौकत, ऑल द पीपल आर सो हार्ट वार्मिंग एंड दे वेलकम्ड अस विद लॉट्स ऑफ लव। ऑल द पीपल आर सो हार्ट वार्मिंग, सब लोग बहुत गर्मजोशी से मिले, बहुत पुरजोश थे। एंड दे वेलकम्ड अस, और उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। विद लॉट्स ऑफ लव, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ हमारा इस्तकबाल किया। यू नो, आप जानते हैं, आई विजिटेड माई विलेज, मैंने अपने गांव की सैर की या अपने गांव गया। आफ्टर 5 years, तकरीबन 5 साल बाद, मैं अपने गांव में 5 साल के बाद गया। सो आई फाउंड अ लॉट्स ऑफ चेंजेस, तो पस सो का मतलब होता है पस। आई फाउंड अ लॉट्स ऑफ चेंजेस, तो मैंने बहुत सी तब्दीलियाँ पाई, बहुत सी तब्दीलियाँ देखी। देयर, वहाँ, तो मैंने वहाँ पे बहुत सी तब्दीलियाँ देखी। आई हैव इंजॉयड द मॉडर्नाइज्ड विलेज, मैं एक जदीद गाँव से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। एंड आई लव मीटिंग विद द लोकल्स, और मुझे खुशी हुई वहाँ के मकामी लोगों से मिलकर। ठीक है, लोकल्स, मकामी, मीटिंग, मिलकर। आई लव मीटिंग विद द लोकल्स, मुझे मकामी लोगों से मिलकर खुशी हुई, वहाँ के रहने वाले लोगों से मिलकर खुशी हुई। तारिक, आई एम ग्लैड यू हैड एन अमेजिंग टाइम, मुझे खुशी है कि आपने अच्छा वक्त गुजारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में ये एक्सरसाइज का पार्ट भी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का हामी कौन था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर हम आंसर भी देखेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है या क्या मतलब है। वाई वॉज द नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड बाय मुस्लिम्स, यानी नेहरू रिपोर्ट जो है, जो हिंदुओं के लीडर नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी, वो मुसलमानों ने क्यों रिजेक्ट की थी, क्यों मुस्रिद कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आस्क द मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, कायद आज़म ने मुसलमानों को अपने इख्तलाफात हल करने के लिए क्यों कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। What were the results of the elections of 1937, 1937 के इंतखाबात के रिज़ल्ट या नताइज क्या थे। क्वेश्चन नंबर 6, What was the impact of the demand for Pakistan on Indian politics, यानी मुतालबा पाकिस्तान ने इंडिया की सियासत पर क्या असर डाला। क्वेश्चन नंबर 7, Why was the British exit from India considered an era of इस्लामिक रिनेसेंस, यानी अंग्रेज़ों के इंडिया से चले जाने से इस्लामी निशात सानिया का दौर कैसे शुरू हुआ, क्यों ख्याल किया जाता है। ठीक है, यानी इंडिया से अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस्लामी बहाली या इस्लामी निशात सानिया का दौर या हयात नौ का दौर शुरू हुआ, क्यों ये ख्याल किया जाता है। ठीक है, कंसीडर, क्यों ये समझा जाता है। हाउ इफेक्टिव वाज द रोल ऑफ कायद आज़म इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, हाउ इफेक्टिव, कितना मौसर था, कितना वो उसमें यानी इफेक्टिव था, मौसर था। वाज द रोल ऑफ कायद आज़म का किरदार इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में कायद आज़म का रोल या किरदार कितना मौसर था। ठीक है, यानी उनका क्या उस पर असर रहा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी सीट्स डिड द मुस्लिम लीग विन इन द इलेक्शन ऑफ 1937, 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती। ठीक है, तो अब हम इनके आंसर देखते हैं। जी, क्वेश्चन आंसर में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे ज़्यादा हामी कौन थे। तो इसका आंसर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कायद आज़म
सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। ठीक है, देखिए सिर्फ हमने कायदे आज़म लगाया और बाकी सारा जो आंसर है वही क्वेश्चन के अंदर होता है। ठीक है, तो आप गौर से क्वेश्चन को समझा करें और उसी के अंदर आपका यानी आंसर का वो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, कायदे आज़म वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय द टू नेशन थ्योरी। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। द टू नेशन थ्योरी मीन्स, दो कौमी नज़रिए का मतलब है दैट देयर आर टू नेशंस इन द सब कॉन्टिनेंट। बड़े सगीर में दो कौमें हैं, हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमान। दे हैव डिफरेंट रिलीजन्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। वो मुख्तलिफ मज़ाहब, रवाज, रस्म व रवाज और रवायात रखते हैं। ठीक है, तो इसका दो कौमी नज़रिए का ये मतलब है। अच्छा, और ये ख्याल रखा करें कि जिस क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाए उसी टेंस में आप जवाब दिया करें। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय टू नेशन थ्योरी, यानी दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। तो क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट टेंस में पूछा जा रहा है तो आप भी प्रेजेंट टेंस में दें। अगर वो पास्ट टेंस में क्वेश्चन हो रहा है तो आप भी पास्ट टेंस में ही उसका जवाब देंगे। ठीक है, आप इस बात का ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वॉज द नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड बाय मुस्लिम्स, यानी नेहरू रिपोर्ट मुसलमानों ने क्यों रिजेक्ट की, क्यों मुस्तरद की थी। ठीक है, द नेहरू रिपोर्ट was rejected by Muslims because the right of separate electorate was not considered. ठीक है, नेहरू रिपोर्ट इसलिए रिजेक्ट हुई थी कि मुसलमानों ने इसलिए उसे मुस्तरद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों को अलहदा यानी वोट देने का हक नहीं दिया गया था। ठीक है, वहाँ पे उसका यानी उसकी हिमायत नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को अलहदा से वोट डालने का हक नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने नेहरू रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड कायदे आज़म आस्क द मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। कायदे आज़म ने मुसलमानों को अपने इख्तलाफात या क्या लें जो इख्तलाफी जो मुतनाज़ा जो मसले थे उनको हल करने पर क्यों ज़ोर दिया, क्यों कहा। कायदे आज़म आस्क द मुस्लिम्स, इसका आंसर देखें, टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। कायदे आज़म ने मुसलमानों को अपने इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए कहा बिकॉज, क्योंकि एज अ वन नेशन, बतौर एक कौम, दे कुड डिमांड आ सेपरेट होमलैंड, वो एक अलहदा वतन का मुतालबा कर सकते थे। ठीक है, कि उन्होंने कायदे आज़म ने मुसलमानों को अपने इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो एक कौम के तौर पर अपने लिए अलहदा वतन का मुतालबा कर सकते थे। ठीक है, अगर अपने इख्तलाफात मिटाते ख़त्म करते तो फिर वो एक अलहदा वतन का मुतालबा कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1937। 1937 के इंतखाबात के नताइज क्या थे। द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ 1937 वर अमेजिंग, बहुत शानदार थे। 1937 के इंतखाबात के नताइज बहुत शानदार थे। द मुस्लिम लीग 1108 आउट ऑफ 485 मुस्लिम सीट्स, मुस्लिम लीग ने 485 मुस्लिम सीटों से 108 सीटें जीती। एंड बिकेम द ओनली ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी, और सिर्फ यही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनी, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी बन गई। मुस्लिम लीग की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान इंडियन पॉलिटिक्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी मुतालबा पाकिस्तान ने इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन की सियासत में, इंडिया की सियासत पर क्या असर डाला। तो इसका आंसर देखें, द डिमांड्स फॉर पाकिस्तान हैड अ ट्रीमेंडस इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। मुतालबा पाकिस्तान ने हिंदुओं की सियासत पर या इंडियन की सियासत पर बहुत शानदार असर डाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई वाज द ब्रिटिश एग्जिट फ्राम इंडिया कंसीडर्ड एन इरा ऑफ इस्लामिक रिनेसेंस, यानी इंडिया से अंग्रेज़ों के चले जाने को इस्लामी निशात सानिया का दौर कैसे ख्याल किया जाता है, क्यों ख्याल किया जाता है।
द ब्रिटिश एग्जिट फ्राम इंडिया कंसीडर्ड एन एरा ऑफ इस्लामिक रिनेसेंस। अंग्रेज़ों से इंडिया से अंग्रेज़ों के चले जाने को इस्लामी निशात सानिया का दौर इसलिए ख्याल किया जाता है बिकॉज द मुस्लिम्स वांटेड अ सेपरेट होमलैंड, क्योंकि मुसलमान अपना अलहदा वतन चाहते थे। ठीक है, यानी जब वो अंग्रेज़ चले जाएंगे तो वो अलहदा वतन जो है वो वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे, अपने मजहबी असूलों पर अमल करते हुए, और अपने यानी आज़ादी से वहाँ पे रह सकेंगे, अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। इसलिए उसे इस्लामिक रिनेसेंस का इरा कहा जाता है। ठीक है। हाउ इफेक्टिव वाज द रोल ऑफ कायद आज़म इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, यानी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस में कायद आज़म का किरदार कैसे मौसर था। कायद आज़म प्लेड अ वाइटल रोल इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, उन्होंने अहम किरदार अदा किया था कि उन्होंने यानी जितने भी उनके जो मेन बॉडी के सिग्नेचर थे या जो उनके एग्रीमेंट्स थे वो सब पे कायद आज़म ने साइन कराने में या उनके खिदमात या उनके किरदार बहुत अहम रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी सीट्स डिड द मुस्लिम लीग विन इन द इलेक्शन ऑफ 1937, कि 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने कैसे सीटें जीती, कितनी सीटें जीती, हाउ मैनी सीट्स, कितनी सीटें जीती। द मुस्लिम लीग वन 108 सीट्स आउट ऑफ 485 मुस्लिम सीट्स। मुस्लिम लीग ने 485 मुस्लिम सीटों से 108 सीटें जीती। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए। आज के लेसन में ग्लोसरी, डायलॉग और क्वेश्चन आंसर्स आपने ये सीखे हैं, और अगर आपको कोई भी पॉइंट कोई समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, एंड शेयर भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? I hope you are enjoying good health and are busy in your studies, and nowadays you are waiting for summer vacations. Yes, okay, here is the exercise of unit number 4. Here is the reading and critical thinking का second part है। Guess the meaning of the words below, then compare with their dictionary meanings। ठीक है, और गैस जो हम मीनिंग्स गैस करते हैं वही जो लेसन के जो कंटेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं, यानी जो लेसन से रिलेटेड जो मीनिंग होते हैं वो जो हम लेसन रीड कर चुके होते हैं वही मीनिंग होते हैं जो हम गैस कर रहे होते हैं। ठीक है, और डिक्शनरी मीनिंग्स भी सेम वही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लेसन रीड किया उसके ये वर्ड्स हैं और उसके हमने मीनिंग्स गेस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट मीन हामी, सपोर्टर। ठीक है, हमायत करने वाला, सपोर्टर, SUPPORT, सपोर्टर। ठीक है, हमायत करने वाला। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है पैक्ट। पैक्ट मीन मुआहदा, एग्रीमेंट, ट्रीटी भी बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एस्पिरेशन, ख्वाहिशात, ख्वाहिश, एस्पिरेशन ख्वाहिश, एस्पिरेशंस ख्वाहिशात। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लॉन्गिंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है वाइटल। वाइटल अहम, बुनियादी, सिग्निफिकेंट, बेसिक, इसेंशियल। ठीक है, ये सारे वाइटल के मीनिंग्स में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एम्बार्क, आगाज़ करना, कमेंस, सेट आउट, टू स्टार्ट टू डू समथिंग। ठीक है, ये एम्बार्क का मीनिंग है। और नेक्स्ट है मैनिफेस्टो, ऐलान करना, मंशूर। ठीक है, अनाउंसमेंट, डिक्लेयर। ठीक है, डोमिनेंट,
गालिब, सुप्रीम, अथॉरिटी, ओवरकम। नेक्स्ट है शैटर, ख़त्म करना, ब्रेक इनटू पीसेस, रन डाउन, शैटर। ठीक है, शैटर की मीनिंग है। नेक्स्ट है रिनेजेंस, बहाली, अहया, हयात नौ, निशात सानिया, रिवाइवल। ठीक है, कोई चीज़ रिवाइव करना, दोबारा से उसको रिपीट करना, रिवाइवल। ठीक है। हॉस्टाइल, मुखालिफ, वेरी अनफ्रेंडली, मुखालिफ, वेरी अनफ्रेंडली, या उसको कह सकते हैं रिवाइवल, अनफ्रेंडली, वो दूसरा हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली या अग्रेसिव की मीनिंग में भी ले सकते हैं इसको, वेरी अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, एग्रेसिव। ठीक है। इनएविटेबल, नागुज़ीर, अटल, अनअवॉइडेबल यानी अनेबल टू बी अवॉइडेड, यानी जो जिससे बचा ना जा सके। ठीक है, यानी वो काम लाजमी हो, अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो ये हमारे जो हमने वर्ड्स गैस किए डिक्शनरी मीनिंग से, यानी सेम जो हम गैस करते हैं मीनिंग्स, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं लेसन के, वही डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट है आर्टिकल्स। अच्छा, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए, एन और द। ठीक है, द हम कंसोनेंट से पहले हम प्रोनाउंस करते हैं और दी जो है वो वाउल लेटर से पहले हम दी प्रोनाउंस करते हैं। अगर वाउल लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम दी प्रोनाउंस करते हैं, और अगर कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हम द प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, दी और द में ये है प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क। ठीक है, और ए एंड द ये तीनों आर्टिकल्स हैं, और ये ए और एन काउंटेबल नाउन के साथ हम लगाते हैं, और काउंटेबल नाउन अगर वो वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज़ करेंगे, और अगर कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए यूज़ करेंगे। ठीक है, और दा जो है वो कॉमन नाउन के साथ उसको डेफिनेट करने के लिए या पर्टिकुलर करने के लिए हम दा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिकल्स कैसे हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है फिलिंग द ब्लैंक्स में देखें। नंबर 1, वी लिव इन डैश सेम स्ट्रीट, वी लिव इन डैश सेम स्ट्रीट। तो यहाँ पे हम वी लिव इन द सेम स्ट्रीट, यानी एक ही गली में रहते हैं। स्ट्रीट यानी कि वो कोई पर्टिकुलर वो प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ वो कॉमन नाउन है। स्ट्रीट कोई भी हो सकती है, गली कोई भी हो सकती है, तो हम उससे पहले उसको डेफिनेट बनाने के लिए सेम स्ट्रीट है ना कि एक ही गली में रहते हैं, तो उसको हम डेफिनेट करने के लिए, पर्टिकुलर करने के लिए हम द यूज़ करेंगे। ठीक है, वी लिव इन द सेम स्ट्रीट। ठीक है, नंबर 2 देखें। आई लाइक टू ईट एन एप्पल अ डे। एप्पल वाउल साउंड है, ए से स्टार्ट हो रहा है एप्पल, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, एन एप्पल अ डे, यानी काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एप्पल जो है वो काउंटेबल नाउन है, लेकिन काउंटेबल नाउन में अगर वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, और अगर कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है आई हैव गॉट एन आइडिया। यानी ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे। ठीक है। नंबर 4 देखें। डैश स्पेनिश लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू लातिन, यानी स्पेनिश लैंग्वेज जो है, जो स्पेन की लैंग्वेज है, वो लातीनी जो पुरानी ज़ुबानें थी, जैसे लातीनी और क्या कहते हैं ग्रीक, यूनानी, लातीनी यूनानी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लातीनी है, लेकिन यूनानी ज़ुबान और होती है, लातीनी ज़ुबान और होती है। ये पुरानी ज़ुबानें थी, लातीनी ज़ुबानें और ग्रीक यानी यूनानी ज़ुबानें। ठीक है, तो ये जो स्पेनिश लैंग्वेज है वो रिलेट करती है, ताल्लुक़ रखती है लातीनी ज़ुबान से, तो यहाँ पे हम इसको डेफिनेट करने के लिए हम द यूज़ करेंगे। ठीक है, द स्पेनिश लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू लातीन। अच्छा, नंबर 5 देखें। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज़ मैन ऑफ प्रिंसिपल। डैश की जगह हमने आज यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि ये कंसोनेंट लेटर है मैन। ठीक है, कंसोनेंट साउंड से पहले हम आज यूज़ करते हैं। ठीक है,
अच्छा नंबर 6 देखें, वी मस्ट पुट करप्शन डाउन विद डैश आयरन हैंड। आयरन ये वॉल साउंड है तो इससे पहले हम एन लगाएंगे, ठीक है। तो इनमें हमने ये आर्टिकल ही यूज़ करने हैं, तो बस ए एन बी बस इसका ख्याल रखें। अच्छा और नंबर 7 है, डैश मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम्स ऑफ कॉमन इंडिया, यानी कि मुस्लिम लीग जो है वो इंडिया के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी, नुमाइंदगी करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको दा से डिटरमिन करेंगे, ठीक है, दा लगाएंगे हम। अच्छा नंबर 8 है, जिन्ना प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। डैश की जगह पे हमने एन इसलिए लगाया है क्योंकि इम्पोर्टेंट बाउल साउंड है तो उससे पहले हम एन लगाएंगे, ठीक है। नंबर 9 है, इन डैश अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिक्स, अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में, ही वॉज द चैम्पियन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के चैम्पियन रहे थे, हामी रहे थे। तो यहाँ पे हम उसको इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, यानी इसको हम डेफिनेट करने के लिए हम द यूज़ करेंगे, इन द अर्ली डेज, ठीक है। नंबर 10 है, ही हैड अ ग्रेट लव फॉर नेचर, वो कुदरत के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता था या वो कुदरत को बहुत पसंद करता था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ही हैड अ ग्रेट से पहले हम आ यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रेट वॉल साउंड है तो उससे पहले हम ग्रेट कंसोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम आ लगाएंगे। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर नेचर। अच्छा नंबर 11 है, हिज ब्रदर इज़ डैश इंजीनियर बाय प्रोफेशन, उसका भाई पेशे के लिहाज से इंजीनियर है, एक इंजीनियर है। तो इंजीनियर वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले हम एन लगाएंगे, ठीक है। हिज ब्रदर इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। Okay, I hope you have got it. And now is about the adjectives. What are adjectives? Adjectives tells us about the nouns, यानी adjectives हमें nouns के बारे में बताते हैं। अच्छा कुछ nouns से पहले हम adjectives लगाते हैं और उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का नाम देते हैं, ठीक है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है, यूज़ करते हैं, तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनटायरिंग एफर्ट्स, ये अनटायरिंग जो है ये एडजेक्टिव है, एफर्ट्स नाउन है, ठीक है। तो अनटायरिंग अनथक ये यानी क्वालिटी है ना, तो अनथक नाउन से पहले अनटायरिंग लगा है तो ये एट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा नेक्स्ट है, अगर वर्ब और नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव लग रहा है तो उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अगर नाउन से पहले आ रहा है तो उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, और अगर नाउन और वर्ब के बाद एडजेक्टिव लग रहा है तो उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कायद आज़म वॉज सक्सेसफुल, यानी कायद आज़म नाउन है और इसके बाद सक्सेसफुल एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है तो हम उसको ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे है सेकंड पार्ट देखें इसका, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव इन द सेंटेंस इन द स्पेस, ठीक है। यानी हमने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव ये हमने यानी उसको बताना कि ये सेंटेंस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का है या ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यस ये फर्स्ट देखिए, नंबर 1 है, डिड यू हैव नाइस ट्रिप। नाइस ट्रिप, ये नाइस जो है ये एडजेक्टिव है, इसको अंदर जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। डिड यू हैव अ नाइस ट्रिप, नाइस को हमने अंडरलाइन किया, ये एडजेक्टिव है। नाइस ट्रिप नाउन है, ठीक है, दौरा, यानी कि क्या आपका दौरा उम्दा रहा है, यानी कि आपका ट्रिप उम्दा रहा है, तो ये नाउन है। नाउन से पहले हम जब एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा नेक्स्ट है नंबर 2, चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी द
एरोप्लेन, बच्चे जहाज़ को देखकर खुश होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी ये एडजेक्टिव है और ये यानी चिल्ड्रन नाउन है, इसके बाद हमने यूज़ किया है एडजेक्टिव को, तो ये प्रेडिकेटिव है। ठीक है, चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी द एरोप्लेन, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यस, नंबर 3, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सिविलाइजेशन। बिलोंग टू वो ताल्लुक़ रखते हैं अ डिफरेंट सिविलाइजेशन, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से, यानी वो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो एडजेक्टिव है और सिविलाइजेशन ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नंबर 4 है, दे वर हंग्री एंड टायर्ड आफ्टर द जर्नी। वो सफ़र के बाद थके हुए और भूख महसूस कर रहे थे। ठीक है, थके हुए और भूखे थे, तो ये प्रेडिकेटिव है, यानी हंग्री और टायर्ड, हंग्री एंड टायर्ड, भूखे और थके हुए थे। ये यानी ये हमने वर्ब के बाद यूज़ किया है, तो ये अगर नाउन और वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो प्रेडिकेटिव होता है। ठीक है, तो ये भी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 5 देखें, द कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट। कांग्रेस रजामंद हुई अलहदा इंतखाब के लिए, तो सेपरेट एडजेक्टिव है और ये इलेक्टोरेट नाउन से पहले यूज़ हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नंबर 6 है, जुवेरिया इज़ माई एल्डेस्ट डॉटर। जुवेरिया मेरी सबसे बड़ी बेटी है, तो एल्डेस्ट एडजेक्टिव है, यानी कि क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन से पहले लगा है। डॉटर, डॉटर नाउन है तो उससे पहले लगा है, तो ये एट्रीब्यूटिव है। ठीक है, नंबर 7 देखें, माई पेरेंट्स वर ग्लैड टू नो दैट आई हैड गोट द स्कॉलरशिप। यानी मेरे वालिदैन ये जानकर खुश हुए कि मैंने स्कॉलरशिप हासिल किया था। ठीक है, उन्हें ये खुशी हुई, तो ग्लैड एडजेक्टिव है, उसको अंडरलाइन किया है और ये नाउन के बाद यूज़ हुआ है, नाउन और वर्ब के बाद, तो ये प्रेडिकेटिव है। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 8 है, शी केम फर्स्ट इन द कंपटीशन। यानी वो मुकाबले में फ़र्स्ट आई। केम के बाद फर्स्ट लगा है, तो ये वर्ब के बाद है, तो ये प्रेडिकेटिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नंबर 9 देखें, द चिल्ड्रन वर अस्लीप अपस्टेयर्स। बच्चे सीढ़ियों पर नींद पर थे, सीढ़ियों पर सो रहे थे, ऐसे कर लेंगे। तो ये चिल्ड्रन नाउन है और ये नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव यूज़ होता है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, नंबर 10 है, ही इम्बार्क्ड अपॉन कंट्री वाइड टूर्स। ही इम्बार्क्ड अपॉन आपने शुरू किए, कंट्री वाइड टूर्स यानी मुल्क भर के दौरे। टूर्स कौन से दौरे, यानी कंट्री वाइड, मुल्क भर के दौरे। ठीक है, तो ये नाउन से पहले लगा है, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, आई होप यू हैव गॉट इट एंड नाउ वी स्टार्ट द अदर पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू, अच्छा, एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। यानी हम नाउन्स और वर्ब्स से एडजेक्टिव किस तरह हम उसकी फॉर्मेशन करते हैं। यानी नाउन और वर्ब के बाद हम अगर सुफिक्सेस ऐड करते हैं, उसके एंड पे हम सुफिक्सेस लगाने से हम एडजेक्टिव, मज़ीद एडजेक्टिव हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सुफिक्सेस दिए हुए हैं, जैसे फुल है, फुल, लेस, हाउस, ईडी फॉर्म है, इश, ली, इव, एंड, इबल। ठीक है, ये सुफिक्सेस लगाने से हम मज़ीद हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यस, मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द नाउन्स एंड वर्ब्स गिवन बिलो। यानी वर्ब और नाउन्स के साथ हम सुफिक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। जैसे है डिपेंड, एग्जाम्पल के तौर पर डिपेंड, डिपेंडेंट, डिपेंड इन्हिसार करना, ये वर्ब है और अगर हम इसके साथ ENT सुफिक्स ऐड करेंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा डिपेंडेंट, इन्हिसार करने वाला। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 है हेल्प, हेल्पफुल।
नंबर 2 चाइल्ड, चाइल्डिश, यानी हमने यहाँ पे ISH इश ये सुफिक्स लगाया है। चाइल्डिश बचकाना, चाइल्ड बच्चा नाउन है और चाइल्डिश ये एडजेक्टिव है, चाइल्डिश बचकाना। हेल्प वर्ब है और हेल्प के साथ फुल हमने वो सुफिक्स ऐड किया तो ये हेल्पफुल, मावन मददगार यानी मदद करने वाला, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, नंबर 3 देखें पेन, पेन ये वर्ब है और इसके साथ हम फुल लगाएंगे तो ये पेनफुल हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फुल ये सुफिक्स ऐड किया। ठीक है, अच्छा नंबर 4 है फूल, ये फूल वर्ब है, नाउन है, नाउन फूल नाउन है और इसके साथ हम ISH इश लगाएंगे, फुलिश यानी बेवकूफ़ाना, फूल फुलिश। नंबर 5 अट्रैक्ट वर्ब है और इसके बाद हम सुफिक्स ऐड करें इव, IVE इव, अट्रैक्टिव। ठीक है, दिलकश, अट्रैक्ट यानी अट्रैक्ट करना, लुभाना, ये वर्ब है और इसके साथ इव लगाने से ये एडजेक्टिव हो गया अट्रैक्टिव, दिलकश। अच्छा नंबर 6 है रेजिस्ट, रेजिस्ट मुज़ाहमत करना, मुकाबला करना, लड़ाई करना, तो ये वर्ब है और रेजिस्टेंट ANT एंड सुफिक्स ऐड किया तो ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया रेजिस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑयल, ऑयल मीन तेल कोई भी, तो ये नाउन है और इसके बाद हम वाई ऐड करते हैं सिंपली तो ये बन जाएगा ऑयली। ठीक है, एडजेक्टिव है ऑयली। अच्छा नंबर 8 देखें होप, उम्मीद। ठीक है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके बाद हम सुफिक्स ऐड करें फुल तो ये हमारे पास एडजेक्टिव आ जाएगा होपफुल। ठीक है, नेक्स्ट है डेंजर, डेंजर मीन ख़तरा, डेंजरस। ठीक है, तो इसके बाद हमने ऐड किया सुफिक्स ऐड किया OUS तो ये हमारे पास डेंजरस एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, डेंजर ये वर्ब है। ठीक है, अच्छा स्पॉइल ये भी वर्ब है, स्पॉइल्ड। अच्छा मोस्टली जो वर्ब हैं उनके साथ अगर हम ED सिर्फ ऐड कर दें तो भी हमारे पास वो क्या आ जाता है एडजेक्टिव, यानी थर्ड फॉर्म जो है वो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो उसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पॉइल्ड ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, अच्छा डिफ़र मुख्तलिफ, डिफरेंट, डिफ़र इख्तलाफ करना, डिफरेंट मुख्तलिफ, यानी ये ENT हम लगाएंगे, सुफिक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ये डिफ़र नाउन है। अच्छा नेक्स्ट है डस्ट, डस्ट गर्दो गुबार, तो ये नाउन है, इसके बाद हमने वाई, सिंपल वाई को ऐड किया तो ये डस्टी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिव, ये भी नाउन है रिस्पॉन्स से, तो ये रिस्पॉन्सिव यानी कोई जवाब देने वाला। ठीक है, रिस्पॉन्स जवाब, जवाब, रिस्पॉन्सिव जवाब देने वाला, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेस, सक्सेस मीन कामयाबी, कामयाब, सक्सेसफुल कामयाब। ठीक है, ये हमने ऐड किया फुल तो ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ये वोकैबुलरी और ग्रामर का ही पार्ट है, पार्ट 4। यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं। एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या होती हैं, ये हमें जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमें नाउन के बारे में बताते हैं और जो एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं वो हमें एडजेक्टिव्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि एडजेक्टिवल फ्रेजेस जो हैं वो उनका हेड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव से स्टार्ट हो। ठीक है, तो वो किसी से भी यानी प्रपोजिशन से किसी उससे वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो हमें एडजेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे तो वो एडजेक्टिवल फ्रेजेस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल दी हुई है विद ग्रे हेयर, विद ग्रे हेयर ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। अ मैन विद ग्रे हेयर वॉच द मैच, यानी
एक जो ग्रे हेयर यानी सुरमई बालों वाला जो आदमी है वो मैच देख रहा है। तो विद ग्रे हेयर ये हमें एडजेक्टिव्स के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेजेस होगा। ठीक है, याद रखें एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के बारे में बताते हैं और जो एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं वो हमेशा हमें एडजेक्टिव्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। अच्छा, ये पार्ट 4 देखें। अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने उसको अंडरलाइन करना है जो हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहे होंगे। द मैन एट द बुक स्टोर सेड दैट इट वाज गोइंग टू रेन, यानी किताबों की दुकान पर खड़े आदमी ने बताया कि बारिश होने वाली थी या बारिश होने जा रही थी। ठीक है, एट द बुक स्टोर यानी ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा आदमी कोई भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे है द मैन एट द बुक स्टोर, यानी कि बुक स्टोर पे खड़ा आदमी। ठीक है, तो ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो ये एट द बुक स्टोर ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 है एवरीवन वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड व्हेन द विनर वाज अनाउंस्ड। जब विनर अनाउंस हुआ तो हर कोई बहुत खुश था। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीमली डिलाइटेड ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, यानी कि खुशी के बारे में कि हर कोई खुश था। तो एक्सट्रीमली डिलाइटेड ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, नंबर 3 है द लाइन इन द केज रोड एट द चाइल्ड, यानी शेर बच्चे पर धाड़ा, रोड धाड़ा। तो ये कौन सा शेर? इन द केज, जो कि केज में था। ठीक है, पिंजरे में जो शेर था वो बच्चे पर धाड़ा। तो ये इन द केज जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, यानी हमें एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 देखिए। द लॉन्ग एंड स्पॉटेड स्नेक हिस्ड लाउडली, यानी जो लंबे और जो धब्बे वाले या जिन पे दाग हैं वो सांप ज़्यादा ऊंची आवाज़ से फनकारते हैं। ठीक है, हिस्ड का मतलब फुनकार की आवाज़, हिज साउंड, फुनकार की आवाज़। ठीक है, तो लॉन्ग एंड स्पॉटेड हमें बता रहे हैं कि जो सांप कौन से, जो लॉन्ग एंड स्पॉटेड हों। तो ये हमें एडजेक्टिव बता रहे हैं कि लॉन्ग एंड स्पॉटेड जो हैं वो सांप वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ से फुनकारते हैं। तो लॉन्ग एंड स्पॉटेड जो हैं वो एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो एडजेक्टिवल फ्रेज हैं। नंबर 5 देखें। द डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी मुतालबा पाकिस्तान ने इंडियन की सियासत पर या इंडिया की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान, डिमांड फॉर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के मुतालबे ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एडजेक्टिव मालूम हो रहा है वो द डिमांड है, द डिमांड फॉर। ठीक है, पाकिस्तान का मुतालबा, डिमांड फॉर, वो एडजेक्टिवल फ्रेज है। नंबर 6 है द मैन इन द ब्लू जैकेट रोट अ लेटर, यानी आदमी ने एक ख़त लिखा। कौन से वाले आदमी ने? इन द ब्लू जैकेट, जो नीली जैकेट पहने हुए था। ठीक है, तो इन द ब्लू जैकेट जो है वो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि आदमी कौन सा, जो ब्लू जैकेट में है, इन द ब्लू जैकेट। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी जो हमें एडजेक्टिव के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी एडजेक्टिवल फ्रेज की। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव फ्रेजेस इन सेंटेंसेस। कौन कौन से हैं? वेरी स्लिपरी, टायर्ड एंड हंग्री। वेरी स्लिपरी यानी बहुत ज़्यादा फिसलना, टायर्ड एंड हंग्री भूखा और थका हुआ होना। बीमिंग विद जॉय, खुशी से चमकना। बीम का मतलब होता है रेज, यानी शुआ, कोई भी। बीमिंग विद जॉय, खुशी से चमकना। ठीक है, सनी एंड ब्राइट, रोशन और चमकदार। इक्वली होस्टाइल यानी मुश्तरका तौर पर मुखालिफ। इनवाइंगली लाउड यानी गुस्से से बुलंद आवाज़ से गुस्सा करना। इनवाइंगली लाउड, बुलंद आवाज़ के साथ गुस्सा करना। ठीक है, तो अब हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, देखते हैं। यस, ये एडजेक्टिवल फ्रेजेस देखिए, इनके सेंटेंसेस किस तरह हम बनाएंगे। वेरी स्लिपरी, ड्यू टू स्नो फॉलिंग
द रोड्स वर वेरी स्लिपरी इन द मरी। ठीक है, यानी स्नो फॉलिंग की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से मरी की जो रोड्स हैं वो बहुत स्लिपरी थी। ठीक है, वेरी स्लिपरी, फिसलने वाली। अच्छा, नेक्स्ट है सनी एंड ब्राइट, रोशन और चमकदार। टुडे इज़ वेरी सनी एंड ब्राइट डे एंड सो पीपल मूव टू द पार्क्स। यानी आज दिन बहुत रोशन और चमकदार है, इसलिए लोग पार्क्स में जा रहे हैं। यानी ये सर्दियों के मौसम की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है टायर्ड एंड हंग्री, यानी थके हुए और भूखे होना। तो इसका ये एडजेक्टिव फ्रेज को इस तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही हैज़ वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स सो ही फील्स टायर्ड एंड हंग्री। यानी वो उसने खेतों में काम किया, बहुत मेहनत की, इसलिए वो बहुत थका हुआ और भूखा महसूस कर रहा है। ठीक है, भूख महसूस कर रहा है। नेक्स्ट है इक्वली हॉस्टाइल, यानी मुश्तरका तौर पर दुश्मन, मुश्तरका मुखालिफ। द हिंदू एंड द ब्रिटिश आर इक्वली हॉस्टाइल ऑफ द डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड। यानी हिंदू और जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, वो मुश्तरका मुखालिफ थे अलहदा वतन के मुतालबा के। जो मुसलमान अलहदा वतन के मुतालबा कर रहे थे उसके वो मुश्तरका मुखालिफ थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है बीमिंग विद जॉय, यानी खुशी के साथ चमकना। ही गोट द फर्स्ट प्राइज़ इन द क्लास, उसने क्लास में फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया। सो ही वॉज बीमिंग विद जॉय, तो इसलिए वो खुशी के साथ चमक दमक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इनवाइंग लाउड, इनवाइंगली लाउड, यानी बुलंद आवाज़ से गुस्सा करना। ही डिडंट गेट गुड मार्क्स इन हिज क्लास, उसने क्लास में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं किए। हिज फादर इनवाइंग लाउड एट हिम, इसलिए उसके जो वालिद साहब हैं वो उस पर बुलंद आवाज़ से गुस्सा कर रहे थे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेजेस के सेंटेंसेस हो गए। और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में राइटिंग स्किल में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप मज़ीद यानी इन लेसन को आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू लेसन की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज में राइटिंग स्किल्स, ये इसके एक्सरसाइज का ये सेक्शन डी है, राइटिंग स्किल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 देखें। गिव स्टूडेंट्स द डिक्टेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच आर गिवन बिलो। जी, ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो सेक्रीफाइस मीन कुर्बानी, सेपरेट अलहदा अलग, रेजोल्यूशन करारदाद, फ़िलासफ़ी नज़रिया, लिटरेरी अदबी, इलेक्टोरेट इंतखाब, एस्पिरेशन ख्वाहिश, सेंटिमेंट्स जज्बात, ट्रिमेंडस शानदार, कमेटी मजलिस या कमेटी भी बोलते हैं, रिनेसेंस हयात नौ या बहाली और अहया भी कह सकते हैं। ठीक है, निशात सानिया, शैटर्ड ख़त्म करना। ठीक है, ये तो आपकी वोकैबुलरी हो गई। डिक्टेशन, ये डिक्टेशन आप यानी स्पेलिंग आप अच्छे से याद करते हो। वैसे तो हम शुरू से जब हम ये रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन यानी लेसन रीड कर रहे होते हैं या ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम थॉरली जो भी हमारा जो यूनिट की टेक्स्ट होता है, यूनिट का टेक्स्ट होता है या वो जो भी कंटेंट होता है उसको हमने पूरे स्पेलिंग के साथ हमने याद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स जो डिक्टेशन के लिए दिए हुए थे ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये आप इनके अच्छे स्पेलिंग याद कर लें। और स्पेलिंग याद करने के लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबल्स आने चाहिए। ठीक है, सेक्रीफाइस के एक वर्ड के कितने सिलेबल्स हैं और उस सिलेबल्स के लिहाज से आपको स्पेलिंग याद करना
ईजी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ये 2 सिलेबल वर्ड है, तो आपको याद होगा, आपको लर्न करने में आसानी होगी कि सेक्रीफाइस, सेक्री के क्या स्पेल होंगे, सेक्री, SACRI, सेक्रीफाइस, FICE, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इस तरह सिलेबस के लिहाज से आप स्पेलिंग याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राइटिंग स्किल में प्रोसेस राइटिंग के, प्रोसेस राइटिंग क्या है, राइटिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह हम कोई भी चीज़ हम सेल्फ राइटिंग में हम कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस राइटिंग विल इन्वॉल्व्स thinking activities such as brainstorming, structuring mind maps, and using a variety of graphic organizers, free writing and note takings, ठीक है। यानी जब हम राइटिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि जो हमने राइट करना है, जो हमने पैराग्राफ या ऐसे राइट करना है, उसको हम प्लान कर लें। प्लान में ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है, यानी आप उसमें जो भी आपके जहन में आ रहा होता है, जो भी थिंकिंग थॉट्स जो भी आ रहे होते हैं, वो आप राइट करते हो, ठीक है, बगैर यानी ग्रामेटिकल कंडीशंस को देखते हुए उसको यानी खातर में नहीं लाते। ग्रामेटिकल टर्म्स को, ग्रामेटिकल जो यानी मिस्टेक्स होती हैं उनको बगैर देखे आप जो जहन में आता है वो आप लिखते हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ये हो गई। और स्ट्रक्चरिंग माइंड मैप, यानी कि कोई भी माइंड मैप का स्ट्रक्चर बनाना, यानी उस एक तरह से स्केच बना लेना कि जो भी आप पैराग्राफ राइट कर रहे हो उसका उस टॉपिक के आप जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप राइट कर लेते हो, और फिर उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी पैराग्राफ राइट करते हो, ठीक है। और दूसरा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में भी यही होता है कि आप जो भी आपने यानी जिस पॉइंट पर, जिस टॉपिक पर आपने लिखना होता है, उसको आप पैराग्राफ में आप डिवाइड कर लेते हो, और फिर पैराग्राफ का जो टॉपिक, हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है उसको आप राइट कर लेते हो, और फिर उसी जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसी को आगे पैराग्राफ में जो जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको सपोर्टिंग डिटेल दे रहे होते हो, ठीक है। यानी आप पैराग्राफ के लिहाज से आप उसको डिवाइड कर लेते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो। अच्छा, नेक्स्ट फ्री राइटिंग है। फ्री राइटिंग में भी जैसे यानी इसमें कोई वो नहीं होता, जिस तरह आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में काम करते हो वैसे ही आप फ्री राइटिंग में काम करते हो, यानी जो आपको जहन में आ रहा है, जो आप सोच रहे हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप राइट कर लेते हो फ्री राइटिंग में, ठीक है। एंड नोट टेकिंग में ये होता है कि जो आप राइट कर रहे हो आप कहीं से नोट्स भी ले सकते हो, आप कहीं से हेल्प ले सकते हो, नेट से हेल्प ले सकते हो, बुक से हेल्प ले सकते हो, डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हो, तो वो आप नोट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले प्लान करते हो कि उसको राइट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में इसको ज़्यादा वो मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, एट दिस स्टेज वी थिंक अबाउट द टॉपिक एंड राइट डाउन ऑल द आइडियाज़ एज सुन एज दे केम टू आवर माइंड, कि जैसे हमारे जो थॉट्स हैं हमारे माइंड में जैसे आते हैं वैसे ही हम उसे पेज पे राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग माइंड मैप्स, यानी माइंड मैप्स को हम किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरह उसको हम स्केच में यानी स्केच किस तरह बनाएंगे, ठीक है। कोई भी जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हमने यानी ये हमने माइंड मैप को स्ट्रक्चर करने के लिए वो स्ट्रक्चरिंग ऑफ माइंड मैप्स का वो मेथड बताया हुआ है कि आपने जो टॉपिक है उसको दरमियान में रखना है, उसको सर्कल करना है कंप्यूटर, और उसके जो उसकी और टाइप्स हैं या उसकी काइंड्स हैं कंप्यूटर की, वो सारी वो आपने वो दूसरा डिफ़ाइन करनी है, उसको लाइन के साथ कोऑर्डिनेट कर देना है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। और फिर उसको यानी एक तरह से ये माइंड मैप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मैप हो गया कि यानी ये कंप्यूटर है, उसका जो उसकी टाइप्स हैं वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, टैबलेट है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, डेस्कटॉप एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके पास यानी आ गया कि कंप्यूटर है और उसकी सारी काइंड्स के बारे में बताना है, ठीक है। इस तरह से हम माइंड मैप को फॉर्म कर सकते हैं, यानी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, यस, हियर इज़ द पार्ट 2 ऑफ राइटिंग स्किल्स। रीड द माइंड मैप बिलो एंड राइट एन एसे ऑन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे पास माइंड मैप आ गया।
इन जो पहले हमने फॉर्मेशन की थी माइंड मैप की, बिल्कुल वैसे ही तरीके से ये हमारे पास माइंड मैप है और जिसका टॉपिक है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। और ये जो मेन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम टॉपिक सेंटेंस के तौर पे भी, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम एक जो टॉपिक सेंटेंस है उसको अरेंज कर लें और उसी के बाद में जो उस पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक तरह से ऐसे भी ऐसे राइट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा माइंड मैप है कायद आज़म और इसके पॉइंट्स क्या हैं। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, नंबर 2 डिवोटेड हार्ड वर्कर, नंबर 3 अ ग्रेट लॉयर, नंबर 4 अ स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट के हिकमत अमली से इंतज़ाम करना, यानी कि पहले से कोई स्ट्रेटजी सेट करना और फिर उसके मुताबिक काम करना, ठीक है। कोई भी हिकमत अमली तय करके कोई यानी उसकी स्ट्रेटजी बना के फिर कोई आगे से उसको मैनेज करना, इंतज़ाम चलाना, ठीक है। अच्छा, फिर है डिवोशन टू हिज कॉज, अपने मकसद से लगन, अपने मकसद से लगाओ। और नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज़, कायदाना सलाहियतें, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, असूलों का आदमी, यानी अपने असूल का पक्का, असूलों का आदमी, यानी अपने असूलों पे कायम रहने वाला, अपने यानी जो बात की है उस पर कायम रहना, ठीक है। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ये भी उसी से रिलेटेड है, यानी जो आपने बात कही है वो उसी अपनी बात का पक्का, ठीक है, यानी अपनी बात से मुकरने वाला नहीं, ठीक। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करते हुए इस माइंड मैप को फॉलो करते हुए हम ऐसे राइट करते हैं। लेट्स सी। यस, कायदे आज़म टॉपिक है हमारे ऐसे का या पैराग्राफ का, और हम इसका ये नेक्स्ट देखें। जो हमने जो माइंड मैप जो हमारे पास था उसी को फॉलो करते हुए हमने ये लिखा है। कायदे आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कायदे आज़म बरसगीर के मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। ही वॉज बॉर्न इन कराची, आप कराची में पैदा हुए थे ऑन 25 दिसंबर 1876, यानी 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप एक ज़हीन तालिब इल्म थे। एज़ ही गोट हिज अर्ली एजुकेशन, जैसी आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी आप एक ज़हीन तालिब इल्म थे जब आपने अपनी इब्तदाई तालीम के दौरान आप एक ज़हीन तालिब इल्म थे। ही गोट द डिग्री ऑफ बार लॉ फ्राम लिंकन इन, आपने लिंकन इन से बार लॉ की डिग्री हासिल की। रिटर्निंग फ्राम देयर, वहाँ से वापसी पर ही स्टार्टेड प्रैक्टिस एज अ लॉयर, आपने वकील की हैसियत से प्रैक्टिस करना शुरू की, यानी उन्होंने वकील की हैसियत से अपनी जॉब स्टार्ट की। सून ही बिकेम अ वेल नॉन एंड ग्रेट लॉयर, जल्द ही वो मशहूर और अजीम वकील की हैसियत से अजीम वकील बने। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, अपनी मेहनत की वजह से, सख्त मेहनत की वजह से, एंड डिवोशन और लगाव की वजह, अपनी यानी सख्त मेहनत और शौक़ या लगन की वजह से, अपने टू हिज प्रोफेशन, अपने पेशे से लगाव और सख्त मेहनत की वजह से आप एक मशहूर और अजीम वकील बने। ही एंटर्ड द पॉलिटिक्स, आप सियासत में दाखिल हुए या सियासत में कदम रखा। एंड लीड द मुस्लिम्स, और मुसलमानों की रहनुमाई की। टू देयर राइट्स, अपने हकूक़ की तरफ, ठीक है, यानी मुसलमानों के हकूक़ के लिए उनकी रहनुमाई की। ही सेट द स्ट्रेटजी, आपने हिकमत अमली सेट की या हिकमत अमली बनाई या कायम की। एंड वर्क अकॉर्डिंगली, और उसी के मुताबिक काम किया, यानी जो हिकमत अमली सेट की उसी को फॉलो करते हुए आप आगे उसको लेके चले। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, आप एक अजीम कायद थे। ड्यू टू हिज फार साइटेडनेस एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, अपनी बसीरत और कायदाना सलाहियतों की वजह से ही वॉज नॉन एज कायद आज़म, आपको कायद आज़म के नाम से जाना जाता था। ही वॉज डिवोटेड टू हिज कॉज, आप अपने मकसद से अपने मकसद के लिए अपने आप को वफ़ किया था। ही वर्क डे एंड नाइट, आपने दिन रात काम किया फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए। टू गेटिंग द सेपरेट होमलैंड ऑफ पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल करने के लिए आपने दिन रात काम किया। ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, आप अपने यानी अल्फाज के पक्के थे, यानी या आप कह लें कि अपनी बात के पक्के थे, यानी जो आप बात करते थे उस पर कायम रहते थे। ही डिड व्हाट ही सेड, आपने वो किया जो आपने कहा, यानी अपनी बात से मुकरते नहीं थे, जो आपने कहा वही आपने किया। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, आप असूल के आदमी थे, एक असूली आदमी थे।
यानी अपनी बात पर डट जाने वाले थे। ही डिडेंट एनीथिंग, आपने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की विच अगेंस्ट टू हिज प्रिंसिपल्स, जो आपके असूलों के ख़िलाफ़ हो, यानी आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपके असूलों के ख़िलाफ़ हो। ही वॉज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने या पहले गवर्नर जनरल थे। ही वॉज़ एन ऑनेस्ट लीडर, आप एक ईमानदार लीडर थे, रहनुमा थे। हु वर्क डे एंड नाइट फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री पाकिस्तान, जिन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर दिन रात काम किया। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, आप 11 सितंबर 1948 को वफात आपने 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। हिज टॉम्ब इज़ इन कराची, आपका मकबरा कराची में है। मे ही सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमतों में रखे, आमीन। तो